इस चैप्टर के अंदर जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये ना चैप्टर ना किस नाम से फेमस है, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स बोला जाता है इसको कि हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। और हम ये जान चुके हैं अब कि शेयर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया है कि शेयर्स क्या कहते हैं, शेयर्स किसको कहते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रेफरेंस और इक्विटी दो तरीके के शेयर्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, इक्विटी की ऐसी कोई कैटेगरीज नहीं होती है। हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो शेयर कैपिटल क्या होती है। तो यहां पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेन 3 तरीके की कैपिटल है आपकी जो आपको समझनी होंगी, और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये टर्म्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो टाइप है वो है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हो, उसको इनकॉर्पोरेट करा रहे होते हो, तो एक रजिस्ट्रार होता है। जैसे जब आप अपने स्कूल में कभी एडमिशन कराने गए होगे ना, तो एक पर्सन होता है, तो वो आपका एडमिशन करता है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही आप उस स्कूल में एडमिट हो जाते हो तो उसके पास एक रजिस्टर होता है, वो उस रजिस्टर के अंदर आपका नाम लिख देता है। और आपके नाम लिखने का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। वैसे भी आपके क्लास 11th में भी एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, आपने एक फॉर्म साइन किया होगा, तो उसका कहने का मतलब है कि सीबीएसई में आपका एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लाइकवाइज जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि एक रजिस्ट्रार होता है। कंपनीज के भी रजिस्ट्रार होते हैं, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है उनका नाम वहां पर लिख दिया जाता है, ताकि फिर बाद में अगर कोई सेम नाम से कोई कंपनी आए तो हमें पता हो कि यार ऑलरेडी इस नाम से कंपनी चल रही है, तो दूसरी कंपनी इस नाम से नहीं खोली जाएगी। तो उसी टाइम पर आपको अपनी कंपनी की कैपिटल भी ऑथराइज और रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। अब इसका मतलब क्या है कि आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हो, आप पब्लिक से पैसा उठाते हो, उधार में पैसा उठाते हो, आप शेयर से पैसा उठाते हो, तो आप कितना मैक्सिमम फंड रेज कर सकती है आपकी कंपनी, आपकी कंपनी मैक्सिमम कितना फंड रेज कर सकती है, वो चीज आपको पहले से ही रजिस्ट्रार के पास लिखवानी पड़ती है। यानी कि आपको अपनी कैपिटल भी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिख गया अपनी कंपनी का पोटेंशियल आपको पता है, तो आपने 50 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, आपने 1 करोड़ रजिस्टर्ड करा दिए, आपने 20 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, तो आपकी कंपनी में मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल बताती है, जिसका नाम ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी है। तो मतलब ये होती क्या है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज, ठीक है। एक मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स, उसे आप कौन सी कैपिटल कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। इससे ज्यादा कोई कैपिटल नहीं हो सकती। अच्छा, अगर किसी कंपनी ने सपोज करो पहले 50 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, अब वो चाहती है बाद में कि और भी कैपिटल रेज करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहें तो अपने रजिस्टर्ड कैपिटल को इंक्रीज भी करा सकते हैं, बट उसके लिए फिर से आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, उससे बातचीत करनी होगी, एक फी चार्ज करेंगे वो आपसे, उसके बाद अगर परमिशन मिल जाती है तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखो क्या हुआ कि आपने सपोज करो 50 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, ठीक है, और उस 50 लाख का मतलब है कि एक शेयर 10 रुपए का कराया आपने। 50 लाख रजिस्टर्ड कराया और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो मुझे बताओगे आप कितने शेयर्स होंगे आपके पास? आपके पास 5 लाख शेयर्स हैं। जरूरी आप 5 के 5 लाख शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर कर दोगे कि ले लो सारे शेयर्स खरीद लो हमारे? नहीं, हमें जितने पैसों की जरूरत होगी हम उतने शेयर्स देंगे ना। सपोज मुझे जरूरत है यहाँ पे सिर्फ 10 लाख रुपए की, तो मैंने क्या किया, सिर्फ कितने शेयर्स को इशू करना है, फिर मुझे 10 लाख की जरूरत है, तो मैंने अपने 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में ऑफर कर दिया, पब्लिक को बोल दिया कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपको बेचना चाहती हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसको आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया है कि आप आकर हमारी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मेन वर्ड क्या है, ऑफर्ड। बात समझ आ गई? उसके बाद सब्सक्राइब क्या होता है? अब भाई आपने मार्केट में 1 लाख शेयर्स निकाल दिए, ठीक है, जरूरी है कि सारे के सारे शेयर्स पब्लिक अप्लाई करने के लिए आ जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 90,000 के लिए ही लोग आए अप्लाई करने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि 1,10,000 की डिमांड आ जाए। भाई आपने तो एक एडवर्टाइजमेंट की तरह इस चीज को, एक एडवर्टाइजमेंट होती है ये, जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एक एडवर्टाइजमेंट होती है, और उस एडवर्टाइजमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस।
कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस समझते हो? प्रोस्पेक्टस इज जस्ट लाइक अ शादी का कार्ड। जब एक शादी का कार्ड लोगों के घरों में बांटा जाता है तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि यार हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है, अटेंड करने के लिए आ जाना, लेकिन खाली हाथ मत आना। बात होती है ना, पैसा लेके जाना होता है ना भाई, वो कह के थोड़ी जाते हैं कि 2100 3100 500 1100 ये देखे, नहीं, पर ये अंडरस्टूड है कि खाली हाथ नहीं जाना है। बट प्रोस्पेक्टस आपको ये बताएगा कि देखो हमारी कंपनी के शेयर्स हमने निकाले हैं मार्केट में, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बट यहाँ पर वो आपको एक अमाउंट ही बताते हैं कि इतना अमाउंट का लेकर आना, ड्राफ्ट इतने के साथ आना है आपको, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या एक एडवर्टाइजमेंट है जहां पर पब्लिक को बताया जाता है कि इशूड कैपिटल आ चुकी है। अब उस एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जितना हमने ऑफर किया उससे कम लोग आए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके ज्यादा लोग आ गए, दोनों ही हो सकता है। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर जितना मैंने सोचा 1 लाख इशू किए, बट 90,000 के ही मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन आई, मतलब 90,000 लोग ही आए मेरे पास शेयर्स मांगने के लिए, तो इसे मैं अंडर सब्सक्रिप्शन बोलूंगी। बट वहीं पर मैंने 1 लाख के लिए डिमांड की, मतलब 1 लाख ऑफर करे शेयर्स, लेकिन 1,10,000 के लिए मेरे पास यहाँ पर लोग आ गए कि हमें 1,10,000 शेयर्स चाहिए, तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो यहीं से निकलती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल का ये पार्ट है। अब मुझे सीधी सी बात एक बताओ कि क्या जो चीज, भाई मैं कह रही हूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, तो क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? अगर कोई चीज किसी का पार्ट है तो उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। यहाँ पे मैंने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, तो क्या उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन रजिस्टर्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द इशूड कैपिटल। ठीक है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जिसके लिए पब्लिक कह रही है कि हमें चाहिए। ठीक, अब चाहिए वाली बात पे ये आते हैं कि 1 लाख इशू करे थे, सिर्फ 50,000 से ही लोग आए खरीदने के लिए, तो क्या बस 50,000 दे दे, बाकी का 50,000 क्या करें? बहुत खर्चा होता है जब शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो आपने 1 लाख शेयर्स के हिसाब से खर्चा किया, लोग से 50,000 शेयर्स लेने के लिए आए, खर्चा तो आपका पूरा हुआ, तो ऐसे में अब क्या करें हम? तो यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। सेबी, सेबी को समझ, सेबी जानते हो? सेबी कौन है? सेबी अरे वो जो लॉन्च करता है, वो आईपीओ वगैरह और वो गाइडलाइंस वगैरह सारी। आरबीआई कौन है? द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई कौन है? द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, एंड सेबी इज द मम्मी ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, सेबी है द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब शेयर मार्केट स्टार्टिंग में चल रही थी ना, तो उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। लेकिन जब वो याद है स्कैम हुआ था, यस, जब वो स्कैम हुआ, आपका बहुत फेमस स्कैम था, उसके बाद एक नीड अराइज हुई कि इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो इनको रेगुलेट करे। तो फिर उसके बाद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया, और उसके बाद इन्हीं के तहत ये जो गाइडलाइंस इशू करते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में काम चलता है। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा कि देखो आप कब अपना सामान बेच पाओगे, उसके लिए हम आपको एक लिमिट दे देते हैं कि अगर आपने कितनी भी इशूड कैपिटल आपने दी हो, अगर उसका 90% तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप शेयर्स बेच नहीं पाओगे। आप शेयर्स बेच नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो इस बात को, मेरे पास में एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 100 चॉकलेट्स रखी हुई है, 100 चॉकलेट है उसके अंदर। ठीक है, मैंने एक अनाउंसमेंट करी माइक लेकर कि आइए 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 सब आइए, 10 रुपए की एक चॉकलेट पाइए, मेरे पास 100 चॉकलेट है आपको बेचने के लिए, जो जो लोग चॉकलेट खरीदना चाहते हो मेरे पास आकर 2 रुपए पर चॉकलेट के हिसाब से पैसे जमा करा के जा सकते हैं। पर मेरी एक शर्त है, चॉकलेट तभी मिलेगी, बॉक्स तभी खुलेगा जब मेरे पास 90 चॉकलेट्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर मेरे पास 89 का भी ऑर्डर आया तो मैं ये बॉक्स नहीं खोलूंगी, मैं इस बॉक्स को बंद ही कर दूंगी, और आप लोगों का जो पैसा मेरे पास आया होगा वो पैसा मैं वापस कर दूंगी। बिल्कुल सेम यही काम शेयर्स में कहा गया। आपने 1 लाख शेयर्स को इशू किया, तो उन्होंने कहा कितने तक का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए? 1 लाख का 90%, 90,000 शेयर्स। अगर आपके पास 90,000 शेयर से रिलेटेड रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया रखा कि कब आप शेयर्स बेच पाओगे, उसके लिए उन्होंने एक आपके सामने एक रिस्ट्रिक्शन रख दी
कि अगर आपके पास 90% ऑफ इशूड कैपिटल तक का सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपने जितना पैसा भी रिसीव किया होगा लोगों से वो सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, और उसे क्या बोला गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बात समझ आ गई है? ज्यादा हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए हमारे पास एक है ऑप्शन है, प्रोराटा। क्या है? प्रोराटा। प्रोराटा। जिन बच्चों ने शेयर्स पढ़ लिया है उनसे पूछो प्रोराटा, तो बड़े पागल होके बताएंगे तुम्हें प्रोराटा रे बड़ा टफ होता है। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे उसे भी। तो 90% तक का क्राइटेरिया है हमारे पास, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास 90% या 100% तक सब्सक्रिप्शन आ गया। अब उसके बाद फिर से दो कैटेगरीज आती हैं सब्सक्राइब कैपिटल की, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले बताती हूँ पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप मतलब पेड, पेड पैसा आ गया ना। देखो क्या होता है ना, शेयर्स दो तरीके से बेचे जाते हैं, एक ही बारी में पैसा। देखो तुम गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अब गाड़ी को तुम दो तरीके से खरीद सकते हो ना, या तो एक ही बारी में सारा पैसा दे दिया, या तुम क्या करते हो, या तुम क्या करते हो ईएमआई उसको फाइनेंस करा लेते हो, इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हो। शेयर्स भी ऐसे किए जा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 के 10 शेयर, 10 के 10 रुपए अभी चाहिए, और आपने मुझे पे भी कर दिए। 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने आपसे कहा 10 के 10 शेयर आपको अभी के अभी पे करने, आपने पे भी कर दिए। मतलब मैंने मांगा और आपने पे भी कर दिया, तो जो पैसा आपने पे कर दिया होता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। और फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जितने का था आपने उतना पैसा दे दिया, मैंने जितना मांगा आपने उतना पैसा दे दिया, फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 का शेयर है, आपने उसके ऊपर 8 रुपए पे करे हैं, 6 रुपए पे करे हैं, 5 रुपए पे करे हैं, तो नॉट फुल्ली पेड अप। तो समझ गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है। सपोज करो जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये 30 रुपए का मार्कर है, अगर इसके ऊपर 30 के 30 रुपए पे किए जा चुके हैं तो आप उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालोगे। बट अगर इसी मार्कर के ऊपर 30 में से 20, 25, 15, 10 सिर्फ इतने ही पे किए जा चुके हैं तो आप उसे नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालते हो। बस इतना समझ लो। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका जो डाउट्स है वो और क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़े से टर्म समझते हैं। तो एक आया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, अब जैसे सपोज करो कि मैं कह रही हूँ कि एक शेयर 10 रुपए का है, मैंने पूरे 10 रुपए एक साथ नहीं मांगे, मैंने कहा मुझे ना 10 में से 6 रुपए दे दो, 10 में से आप 6 रुपए मुझे दे दो। मैं आपसे कह रही हूं कि 6 में से दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे मांग रही हूं ना पेमेंट, तो दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड फॉर द पेमेंट, कि आपकी पूरी जो भी फेस वैल्यू, जो भी नॉमिनल वैल्यू आपके शेयर की, उसमें से जो भी पार्ट आपने पेमेंट के लिए मंगवाया है उसे आप उसकी क्या कहते हो, कॉल्ड अप कैपिटल। और इसमें से जो 4 रुपए मैंने नहीं मांगे वो अनकॉल्ड कैपिटल, वो हमने नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल को अभी मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। जैसे मैंने 10 में से 6 रुपए मांगे, अब 6 में से अगर मुझे 5 रुपए मिल गए तो वो क्या है, पेड अप कैपिटल। समझ गए, 10 में से 6 मांगे कॉल्ड अप कैपिटल, 6 में से 5 मिल गए पेड अप कैपिटल, ठीक है। और 6 में से 5 मिल गए और एक तो नहीं मिला ना, तो वो क्या है, अनपेड कैपिटल, ठीक है, अनपेड कैपिटल। उसका भी दूसरा नाम भी होता है, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। देखो ये थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजर्व कैपिटल। एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। अब देखो नाम तो बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है, आगे पीछे ही तो है। मैं बोल रही हूँ रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, दोनों में फर्क क्या होता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिजर्व कैपिटल की, तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हम बचा कर रख रहे हैं ना, तो ये वही कैपिटल है जो हम बचा कर रखते हैं। और कब के लिए बचा कर रखते हैं, जब हमारी कंपनी बंद होगी तो उस टाइम में पैसों की जरूरत होगी, तो उस टाइम के लिए अगर कोई कंपनी चाहे तो थोड़ा सा पैसा बचा कर रख सकती है, उसे ही कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जैसे कि आपने क्या किया, 10 में से 2 रुपए सोच लिया कि मैं मंगवाना ही नहीं है, अनकॉल्ड रखेंगे उसे। कब तक अनकॉल्ड रखेंगे, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं होता रिजर्व कैपिटल रखना, आप कंपनी की इच्छा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट कंपनी रिजॉल्व्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि अगर आपको इस तरीके की कैपिटल रखनी है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आप कह सकते हैं एक स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ती है, नॉट टू कॉल, कि आप ये पैसा मांगोगे ही नहीं एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि सिर्फ और सिर्फ ये पैसा कब मांगा जा सकता है, जब कंपनी बंद होगी, ठीक है।
तो पूरा का पूरा पैसा नहीं, सिर्फ उसका कुछ पार्ट आप रिजर्व कैपिटल रख सकते हो, ठीक है। अब इसी का डिफरेंस पूछा जाता है कैपिटल रिजर्व के साथ। तो हमें रिजर्व कैपिटल तो पता चल गया कि इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। देन कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास कोई मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, बट जब मैं उसको मार्केट में बेच कर आई उस इन्वेस्टमेंट को तो मुझे 1,10,000 मिल गए, तो 10,000 का मुझे फायदा हुआ, ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसे ही मेरा कोई एसेट है, कोई मेरे पास कोई एसेट था, वो एसेट मेरा 2 लाख का है, वो 2 लाख का एसेट मैंने 2.5 लाख का बेचा, तो ये मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? आपके जो लॉन्ग टर्म जो भी आपके एसेट्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर उनके ऊपर आप किसी भी तरीके का प्रॉफिट या गेन अर्न कर रहे हो तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। और जब भी इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी कि अगर आप कोई भी कैपिटल प्रॉफिट अर्न करते हो तो आपको कैपिटल रिजर्व में वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और इस प्रॉफिट का इस्तेमाल आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्रिएशन ये कहां से बनता है? ये अनकॉल्ड कैपिटल से बनता है और ये कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप इसे बनाओ चाहे ना बनाओ, बट अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। रेजोल्यूशन, इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है, अभी हमने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा, बट यहाँ कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना नहीं पड़ता। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, अब कैपिटल लॉसेस क्या होता है? जैसे कैपिटल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि आपने एक फिक्स्ड एसेट बेचा, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। ऐसे क्या होता है कि जैसे कंपनी के ना डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर समझते हो? तो चलो शेयर्स तो आप समझ गए ना क्या होता है। 100 का शेयर अगर मैं 110 का बेच रही हूँ तो मेरे को 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरीके से कैपिटल लॉसेस भी होते हैं। आपने कोई एसेट बेचा, 2.5 लाख का एसेट 2 लाख का बिक रहा है, तो एक तरीके से कैपिटल लॉस है। वही शेयर, वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं होते हैं इशू, एक डिबेंचर होता है, शेयर्स की तरह ही समझ लो कि डिबेंचर्स भी क्या होते हैं? शेयर्स की तरह ही होते हैं। मैंने 100 का डिबेंचर अगर 90 में बेच दिया तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया है, तो इसे बोलते हैं कैपिटल लॉसेस। लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर आप बेचते हो और उसके ऊपर अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो आपका कैपिटल लॉस होता है। तो कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट ही पूरा करता है। तो अगर कभी भी आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो उसके लिए आप कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर, इसको कहीं नहीं दिखाया जाता, ये रिजर्व है हमारा, इसको हम कहीं नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बट यही चीज कैपिटल रिजर्व जो है ये दिखाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर। एक हमारा शेयर होल्डर फंड करके एक मेन हेड होता है, उसी के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, हमने इसकी थ्योरी तो कवर अप कर ली है, हमने बहुत जो बेसिक टर्म्स थे, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है कि क्या है, मतलब एक जो थीम होती है ना, वो थीम हमें चैप्टर की पता चल गई कि चैप्टर क्या कहता है। अब हम चलते हैं कि ये इशू ऑफ शेयर्स किया कैसे जाता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। थियोरेटिकली तो हमने शेयर समझ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है इशू ऑफ शेयर्स की। तो पहली बात, ये शेयर्स बेचे कैसे जाते हैं मार्केट में। मार्केट में शेयर्स को बेचने के 2 तरीके हैं, जैसे हम सामान भी 2 तरीके से बेच सकते हैं। आपको याद है पहले एक बार्टर एक्सचेंज चलता था, है ना। बार्टर एक्सचेंज क्या होता था? सामान के बदले में सामान। शेयर्स भी ऐसे बेचे जा सकते हैं, शेयर्स को भी आप सामान के बदले में सामान दे सकते हो, यानी कि शेयर्स दे रहे हो और बदले में उनसे उनके कुछ एसेट्स ले रहे हो। एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका जो आजकल हमें यूज करते ही है, कैश में, ठीक है। तो जब आप शेयर्स को मार्केट में इशू करने जाएंगे तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप शेयर्स इशू करेंगे फॉर कैश, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा अगर कोई भी चीज आपके पास आ रही है तो आप उसे कहेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश। और याद है इसे हम लोग इन काइंड कह देते हैं, ठीक है। इन काइंड मतलब सामान, जैसे कि अपने डेटर्स दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तो इस तरीके से भी शेयर्स को दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी जो चर्चा है इसके ऊपर तो थोड़ी बाद में रहेगी, पहले हम लोग बात करते हैं फॉर कैश की, कि अगर आप कैश में भी शेयर्स को इश्यू करते हो तो उसमें भी 2 तरीके हैं।
अब जैसे कि मैं निकली, मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी, बहुत रिक्शा में धक्के खा लिए हैं, अब एक गाड़ी लेनी है अपनी। तो गाड़ी लेने के लिए जब मैं निकली तो मेरे पास दो रास्ते हैं उस गाड़ी को खरीदने के। या तो मैं गई शोरूम में घुसी और खूब एक अटैची लेके गई हूँ पर्स की, या फिर अपने फोन में पूरा बैंक बैलेंस अपना फुल करके गई हूँ और मैंने उनसे कहा कि हाँ जी कितने की गाड़ी, उन्होंने कहा मैडम 10 लाख की गाड़ी। मैंने कहा ठीक है ये लो, तुरंत ट्रांसफर हो गया काम, हैंड टू हैंड। अभी क्या भी लो, अभी बुकिंग लो, अभी पैसा लो, खत्म करो कहानी। आगे फ्यूचर में कुछ ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कोई हमें ट्रांजेक्शन नहीं करनी फ्यूचर की। ठीक। दूसरा ये कि सुनो, थोड़ा सा पैसा अभी लो, थोड़ा सा पैसा उस दिन लेना जिस दिन मुझे गाड़ी की चाबी पकड़ाओगे, और बाकी का भैया फाइनेंस कर दो। फाइनेंस करानी है मुझे गाड़ी में, पैसा पूरा अभी नहीं दे सकती। ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको दो रास्ते बताए ना, पहला रास्ते को तो हम बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं? लमसम। लमसम का मतलब होता है एक ही बारी में सारा पैसा दे देना। यानी कि हमने जैसे ही शेयर्स इश्यू करने के लिए मार्केट में प्रोस्पेक्टस जारी किया, लोग आए हमारे पास शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तुरंत हैंड टू हैंड वो हमें पैसे देकर चले गए और हमने बदले में उनको शेयर, और हमने एक जो टाइम पीरियड लगता है भाई थोड़ी फॉर्मेलिटीज के लिए, उस फॉर्मेलिटी के बाद हमने उनको उनके शेयर्स दे दिए। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं देना चाहते हो और हम भी एक साथ पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो हम ये काम इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। लमसम में अगर बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात आती है इंस्टॉलमेंट की। अब जैसे मैंने कहा कि जी मुझे ना गाड़ी खरीदनी है, मैं गई एक शोरूम में घुसी, मुझे एक कार पसंद आई, BMW पसंद आ गई। ठीक है। मैंने जाती वहां पे चिल्लाना शुरू किया, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो। अब उन्होंने कहा क्या हो गया एकदम से? उन्होंने कहा एकदम से क्या हो गया मैडम, ठीक हो आप? सब ठीक है? पानी वानी पियोगी क्या? मैं कहा पानी वानी बाद में पियेंगे, पहले गाड़ी पैक कर दो। ताकि मैडम देखो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे गाड़ी पैक नहीं होती है। तो मैंने कहा एक मिनट, मैंने निकाली एक गड्डी 1 लाख रुपए की, मैंने कहा ये लो गाड़ी पैक करो। मैंने कहा मैडम ठीक है, अब आप बैठिए, हम आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, आप बैठिए। अब ठीक है थोड़ा, अब आप बैठ सकती हैं, अब आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। यानी कि मुझे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी कब ऑफर करी, जब मैंने उनको उनके सामान के बदले में थोड़ा पैसा दिखाया। अब उन्हें ये लगा कि यस शी इज इंटरेस्टेड, ये खरीदना चाहती हैं गाड़ी। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें एक पैसा दिखाया, इन्होंने कुछ दिखाया, अपना इंटरेस्ट किस पे में शो किया है? पैसों की फॉर्म में। तो जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले जब हम उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उस चीज के अंदर, जैसे घर भी खरीदने जाते हैं तो तब भी कहते हैं ना बयाना देना होता है, टोकन मनी देनी होती है। तो भाई यही काम हमें यहाँ पर भी करना होता है। तो सबसे पहली चीज, अभी हम शेयर्स को तो बाद में सीखेंगे, पहले गाड़ी और घर ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले तो आपको क्या देना पड़ता है भाई? देखो बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि बुकिंग अमाउंट से ये पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस चीज को खरीदने के लिए। उसके बाद बुकिंग अमाउंट हो गया, उन्होंने मुझे एक डेट दी कि मैडम इस दिन आके आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। मेरे को गाड़ी की चाबी बुकिंग अमाउंट वाले दिन नहीं मिली है, उन्होंने मुझसे 10-15 दिन का समय लिया और उस दिन मुझे बुलाया। ठीक है। बट क्या उस दिन भी बिना पैसे लिए वो मुझे गाड़ी की चाबी दे देंगे? पूरा पैसा फाइनेंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैडम आज भी आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आज भी मैं आपको एक पैसा देती हूँ, और उस दिन जो आप पेमेंट करते हो उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है। आपने डाउन पेमेंट दे दी, और डाउन पेमेंट के बाद बाकी का जो भी अमाउंट आपका बैलेंस अमाउंट, वो आपका लोन हो गया। और उसके बाद आप उसके ऊपर क्या भरेंगे? आप उसके ऊपर अपनी EMIs भरेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मेरी गाड़ी तो मेरे पास आ गई। जिस दिन मैंने डाउन पेमेंट दी उस दिन उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी, उस दिन मेरा अधिकार उस गाड़ी के ऊपर हो चुका है। ठीक है। और जैसे जैसे मैं EMIs भरती जाऊंगी उस गाड़ी के ऊपर मेरा मालिकाना अधिकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। शेयर्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर शेयर्स को भी इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाता है, अब कोई बड़ी कंपनी, कोई अच्छी बिग 4 कंपनीज हैं जैसे हमारी, उनमें से किसी कंपनी ने ठीक है लगा दिया कि हम पब्लिक इशू आ रहा है, सारे लोग आके खड़े हो गए, लाइन लगा दी लोगों ने, हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, कोई भी आ जाएगा। अब हम सब कैसे मान लें कि सब खरीदना चाहते हैं? भाई हमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया भी तो पूरा करना होता है। याद है बताया था कि किसी भी शेयर को इशू करने के लिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल आना चाहिए। तो भाई मुझे वो रिस्पॉन्स भी तो चाहिए। अब सारे कह रहे जी हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, मैं कैसे मान लूं कि सारे ले लेंगे? कल को मुकर गए तो मैंने कहा ऐसे नहीं आओगे, खाली हाथ नहीं आना है। मैं एक बुकिंग अमाउंट बता रही हूँ कि अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है ना, तो इतने पैसे लेकर आने हैं। जो लेकर आएगा तो ही मानूंगी कि आप खरीदना चाहते हो। ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहला पैसा आपसे मांगा जाता है इंस्टॉलमेंट के अंदर, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। भाई जब हमने शेयर्स इश्यू करोगे तो आप एक एप्लीकेशन मनी के लिए फॉर्म भरोगे, एक एप्लीकेशन दोगे हमें कि हाँ आप खरीदना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन मनी आपको देनी होगी। ठीक। उसके बाद देखो, जब मैं भी घर या कार खरीद रही होंगी ना, तो एकदम से वो मुझे देने का डिसीजन नहीं दे देंगे वो कार और घर।
वो कुछ फॉर्मेलिटीज चेक करेंगे कि भैया मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि कल को मैं उनका लोन चुकाने लायक हूँ भी या नहीं। बैंक वाले सब चीजें चेक करेंगे, तब जाके ही तो मेरे पास वो लोन, मेरा जो लोन है वो सैंक्शन होगा। लाइकवाइज आए तो बहुत सारे लोग होंगे एप्लीकेशन मनी लेके, बट जरूरी नहीं है कि आप सबको शेयर्स दोगे, तो उसके बीच में आप एक टाइम पीरियड लेते हो। तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि ठीक है इन इन लोगों को हमने शेयर्स देने हैं, तो उन्हीं लोगों से उनकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट हो गई है, उन्हीं लोगों से फिर हम मांगते हैं सेकंड चीज, उसका क्या नाम है, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, जैसे आपने डाउन पेमेंट दी थी तो आपको गाड़ी की चाबी मिल गई थी, तो जैसे ही आप अलॉटमेंट मनी दोगे तो उसका मतलब है कि आपके नाम पे आपके शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ईएमआईज होती है, ऐसे यहां पर होती है कॉल मनी। से आप बोलते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल, आखिरी इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको बोलते हैं फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नाम होते हैं। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। सबसे पहली चीज क्या है, एप्लीकेशन मनी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद कॉल मनी। याद रहेगा पक्का। देखो मेरे हाथ में फिलहाल ये एक करेंसी है, ठीक है, करेंसी नोट है, मुझे नहीं पता कितने की है, आपको पता है कितने की है, कितने की? आप कह रहे हो ये 200 का नोट है, कैसे पता चल रहा है आपको? उसके ऊपर लिखा है। और ये 200 का नोट जब आप किसी दुकान पे लेकर जाते हो तो क्या वो उसको 300 का चला देता है, 100 का चलाता है, 500 का चलाता है, 200 का ही चलाता है ना? क्यों? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 200 रुपए है। इसके माथे पे लिखा है, बापूजी को नहीं देखना, इसके ऊपर लिखा है कि 200 रुपए का नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 200, जो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। मतलब अपने इंडिया की बात कर रहे हैं कि अगर ये एक हमारी इंडियन करेंसी है जिसके ऊपर 200 रुपीज प्रिंटेड है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है? 200। ठीक, बट कई देशों में ये 200 की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है, और कुछ देशों में इसी 200 रुपए की कीमत कम भी हो सकती है। समझ आ गई बात? तो आप जब आप किसी दूसरे देश की मार्केट में अगर इस 200 के नोट को लेकर गए जहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, उसे बोलेंगे उसकी इशू प्राइस। क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। सपोज करो मैं ये करेंसी नोट बेच रही हूं, 200 की जगह पे 250 का बेच रही हूं, तो जो बेचने वाली प्राइस है ना, उसे बोलते हैं इशू प्राइस। वैसे इसकी क्या वैल्यू है? 200, लेकिन कितने पे जा रहा है ये? 250, तो 250 क्या है इसकी? इशू प्राइस। और वहीं पे अगर 200 की चीज 200 में जा रही है तो वो 200 भी इशू प्राइस है। कहने का मतलब क्या है कि एक होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? एक फेस वैल्यू। देखो ये टर्म्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। एक होती है फेस वैल्यू, जिसे आप नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का मतलब है कि जो एक्चुअल में उस शेयर की प्राइस है, आप कह सकते हो कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू है, जो जितने की वो हमारे पास है। लेकिन जब आप उसे मार्केट में इशू करने जा रहे हो, जितने पे आप उसे मार्केट में बेच रहे हो, वो उसकी इशू प्राइस होती है। सो बोथ आर डिफरेंट। बट अगर कभी आपकी फेस वैल्यू और इशू प्राइस अगर सेम हो जाती है, यानी कि 10 का शेयर 10 में ही मार्केट में जा रहा है, तो वो एट पार की सिचुएशन कहलाती है। बट अगर कभी फेस वैल्यू कम है और इशू प्राइस ज्यादा है, यानी कि यहां पे तो मैंने कहा कि 10 का शेयर 10 में चला गया एट पार, लेकिन मैं कह रही हूं 10 का शेयर 12 में जा रहा है, 13 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, यानी कि एक हायर वैल्यू पे जा रहा है, तो उसे बोलते हैं एट प्रीमियम। बात समझ आ गई? तो 2 तरीके से आप शेयर्स को बेच सकते हो मार्केट में, एट पार यानी कि जितने का उतने पे बेच दिया, दूसरा एट प्रीमियम कि जितने का है उससे ज्यादा में बेचा। ठीक है, कम में भी तो बेचा जा सकता है। जब कंपनीज एक्ट 1956 था तब ये अलाउड था कि आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते थे, यानी कि 10 का शेयर 8 में। एक परमिसिबल लिमिट होती थी 10%, कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपए, तो आप जा सकते उसको 9 रुपए पे बेच सकते थे। ठीक है, मतलब कम से कम 9 पे बेच सकते हो आप उसको। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो हमारा ये कंपनीज एक्ट 2013 ये परमिट नहीं करता कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करो, इसलिए वो केस ही नहीं है हमारे लिए। तो शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए 2 ही टर्म्स है, या तो पार या फिर प्रीमियम। ठीक है, नाउ वी आर रेडी कि अब हम जर्नल एंट्रीज को समझ सकते हैं।